अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को लेकर हमारे पास क्वेश्चन है कि ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग सेक्स एंड जेंडर, नेचर एंड कल्चर्स परसीव्ड बाय फेमिनिस्ट थियोरीज। यानी एक चीज़ जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर जो होता है, हमारा बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है कि हम मेल हैं या फीमेल है हमारी बॉडी के हिसाब से, लेकिन जेंडर होता है, जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजिकल तो बॉय हैं लेकिन आपके अंदर फीलिंग्स गर्ल जैसी है, या फिर आप गर्ल हैं आपके अंदर फीलिंग बॉयज़ जैसी है, तो ये जेंडर होता है। ये सिर्फ जो है सोशल भी, जो सोसाइटी है ये भी आपके जेंडर को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे कि अगर आप एक लड़की हैं तो आपको कहा जाता है कि लड़कियों को तो पिंक कलर ही पसंद होता है। अगर बॉयज़ होते हैं तो उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको तो खेलना, टॉयज़ से खेलना ज़्यादा पसंद है और वो भी घर में खेलना ज़्यादा पसंद नहीं है। और लड़कों का फेवरेट कलर ब्लू होता है। लड़कियों से जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें जो है रोना उनके लिए सिंपल चीज़ है, लेकिन लड़कों को कहा जाता है कि तुम लड़के हो, तुमको रोना नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोसाइटी हमको सिखा रही है। हमारा जो जेंडर क्या है ये सोसाइटी हमें कंस्ट्रक्ट करके दे रही है, हमारे बिहेवियर्स कैसे होने चाहिए। तो इस सोसाइटी का हमारे जेंडर पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि हमारा नेचर कैसा है। तो एलिन शोवोल्टर से स्टार्ट करते हैं इसको समझना, हमारे आंसर को। जो लुइस बोगन नाम की एक पोइटेस है, इन्होंने एक पोम लिखी है वुमन, जिसमें बहुत फेमस इनकी लाइंस जो है, जो कि एलिन शोवोल्टर ने अपने ऐसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस में कोट की है। वुमेन हैव नो वाइल्डनेस इन देम, दे आर प्रोविडेंट इंस्टीड, content in the tight hot cell of their hearts to eat dusty bread। इसको अब आइए समझते हैं हिंदी में आसानी से। तो ऐसे मान लीजिए ये कहानी, इसको कहानी के तौर पर समझते हैं कि मान ले पिंजरे में बंद चिड़िया। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में दो तरह के लोग रहते थे, पुरुष और महिलाएं। पुरुष को तो जंगल में कहीं भी घूमने की आज़ादी थी। वो नई नई जगहें खोज सकते थे, बड़े बड़े पेड़ बन सकते थे, तूफान की तरह आज़ाद और जंगली हो सकते थे। उनके अंदर एक जंगलीपन था, एक पहाड़ीपन था। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं था। समाज ने उनके लिए कुछ नियम बना दिए थे। उनसे कहा जाता था, तुम्हारे अंदर कोई जंगल नहीं है, तुम्हें इतना खुला और आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे हमेशा समझदार और दूरदर्शी यानी प्रोविडेंट रहे। इसका मतलब था कि वे हमेशा परिवार का ख्याल रखें, पैसा बचाएं और कभी कोई ऐसी ख्वाहिश न रखें जो उन्हें घर से बाहर ले जाए। उन्हें सिखाया गया था कि उनकी दुनिया उनके दिल के छोटे से गर्म कमरे, टाइट हॉट सेल ऑफ देयर हार्ट्स जितनी ही है। उन्हें इसी छोटे से कमरे में खुश रहना था। उन्हें बताया गया कि उनका असली सुख इसी में है कि वे अपने परिवार के लिए जिएं, अपनी भावनाओं को काबू में रखें और बाहरी दुनिया की जंगली चीज़ों में ना फंसे। और फिर आता है वो धूल भरी रोटी यानी डस्टी ब्रेड खाने वाली बात। इसका मतलब था कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे जो भी मुश्किल और नीरस ज़िंदगी उन्हें मिले उसे चुपचाप स्वीकार कर ले, भले ही वो ज़िंदगी उतनी मज़ेदार न हो, उसमें कोई नयापन न हो, फिर भी उन्हें उसे खुशी खुशी खा लेना था। लेकिन एक चिड़िया को पिंजरे में बंद करके बस दाना दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि बस इसी में खुश रहो, बाहर उड़ने की ख्वाहिश मत करो। तो इस कविता में कवित्री लुइस बोगन यही कहना चाहती है कि समाज ने महिलाओं को कैसे एक दायरे में बांध दिया है, जहां उन्हें अपनी आज़ादी और अपने जंगलीपन को छोड़ कर एक सीमित और अक्सर मुश्किल ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। वे दिखाना चाहती हैं कि महिलाओं से कैसे उम्मीद की जाती है कि वो चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर ले, भले ही वह धूल भरी रोटी खाने जैसी ही क्यों ना हो। अब इसमें ये देखते हैं जो प्लूरलिज्म दे रखा है इसका क्या मतलब है। यानी कि आप ऐसे सोचिए, एक घना जंगल है जिसमें जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं घने जंगल को, जो कि जिसमें वाइल्डनेस है।
तो ये जो वाइल्डनेस का पाथ था ये बहुत कंफ्यूजिंग था और बहुत बहुत डिफरेंट पार्ट्स थे जो कि अलग अलग लोग ट्राई कर रहे थे फिगर आउट करने की कि किस तरीके से कौन सा पाथ अपनाया जाए। कुछ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो थे उन्होंने सिर्फ इस चीज़ पर फोकस किया कि जो वर्क मैन के द्वारा लिखा गया है उसमें वुमेंस के बारे में क्या लिख रखा है, क्या उन्होंने वुमेंस को फेयरली शो किया है, क्या उनकी वॉइस सप्रेस करी है अपने वर्क में। ये एक तरीके का प्रोटेस्ट के रूप में देखा गया, एक कंप्लेंट वो कर रहे हैं जो कि मैन ने जो भी लिटरेचर लिखा उनके बारे में। तो शोवोल्टर कहती है कि ये एक तरीका ठीक है, जैसे कि भाई आप मेंस के द्वारा जो भी वर्क लिखा गया है उसको आप देखो कि उसमें वुमेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन शोवोल्टर कहती है कि लेकिन इसी पर ही सीमित नहीं रहना, हमें खुद को मतलब एक्सप्लोर करना है। वुमेंस के द्वारा जो रिटर्न वर्क है खुद वुमेंस को वो लिखना चाहिए, यानी खुद का वर्क लिखना चाहिए वुमेंस को, जिसमें उनको जो भी वो एक्सपीरियंसेस वुमेन फेस करती हैं उनसे रिलेटेड सारे अपने एक्सपीरियंस लिखने चाहिए। जैसे कि वुमेन की जो बॉडी होती है, वुमेन की साइकी कैसी होती है, वुमेन की लैंग्वेज कैसी होती है। जैसे एक वुमेन लिख सकती है कि एक वुमेन की जो बॉडी है वो किस तरह की एक्सपीरियंसेस फील करती है अपने वर्क में, जैसे चाइल्ड बर्थ से लेकर मैस्चुरेशन से लेकर सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो थीम्स होते हैं वो मेटाफर्स के द्वारा अपनी लैंग्वेज के द्वारा वुमेंस राइटिंग में उन्हें लिखना चाहिए। जैसे फ्यूड ने अपनी थ्योरीज दे रखी थी, ऐसे वुमेंस को खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो उन्होंने चीज़ें डिस्कवर करी है वो अपने वर्क में लिखना चाहिए। आप किस लैंग्वेज में एक वर्क को लिख रहे हो ये भी आपकी डोमिनेंसी शो करता है। जैसे आप इंडिया में हो और आपने कोई इंग्लिश में वर्क लिख दिया तो वो दिखाएगा कि मतलब कितना किसी इंसान ने कितना कुछ न्यू एक्सप्लोर किया है। वाइल्डनेस से यहाँ पर मतलब है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिज़म है वो स्टिल अपने बहुत सारे तरीके देख रही हैं कि कैसे वो अपने आप को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है कैसे उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, थ्योरीज़ के एरिया में, जो प्रिंसिपल मेथड्ज़म के एरिया में कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। जो प्लूरलिज्म है जिसका मतलब डाइवर्सिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, ये कहता है कि कोई एक निश्चित तरीका नहीं है फीमेल क्रिटिसिज्म को दिखाने का। देयर आर मैनी अदर वेज, मैनी पाथ्स, कि हम फीमेल क्रिटिसिज्म को कैसे दिखाते हैं, इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे पहला है फेमिनिस्ट रीडर अप्रोच। इसमें ये होता है कि हाउ वुमेन्स आर शोकेस्ड, यानी कि इसमें मेल्स के द्वारा वर्क जो लिखा गया है उसको जो क्रिटिक्स, फीमेल क्रिटिक्स हैं वो ये देखते हैं कि इन लोगों ने वुमेंस को अपने वर्क में कैसे दिखाया है, क्या इन्होंने वुमेंस के साथ ज़्यादती करी है। फिर दूसरा होता है हमारे पास गाइनो क्रिटिक्स, जिसका मतलब होता है वुमेन सेंटर्ड क्रिटिसिज्म। इसमें वुमेंस खुद का वर्क लिखती हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि डाइवर्सिटी, यानी वुमेंस भी जैसे एक एरिया से तो होंगी नहीं, कुछ एशिया की हो सकती है, कुछ यूरोप की हो सकती है, कुछ अफ्रीका की हो सकती है, उनका कल्चर रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कुछ गरीब हो सकते हैं, कुछ अमीर हो सकते हैं, उनकी रेस डिफरेंट हो सकती है। तो हमें इन सभी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, यानी अगर हर अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग अपने अपने एक्सपीरियंस लिखेंगे तभी तो वो इतिहास को समझ पाएंगे कि किस टाइप्स की वुमेन के साथ किस टाइप से क्या हुआ। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कहता है कि इस डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। तीसरा हमारे पास वही है वर्क बाय बोथ मैन एंड वुमेन, यानी शोवोल्टर कहती है कि ये ठीक है कि आप जो मेंस ने वर्क लिखा है उसको पढ़ के उसमें से एनालाइज करें कि क्या ठीक है क्या गलत तरीके से शो किया गया, लेकिन मेन चीज़ होनी चाहिए कि आप अपना खुद का लिटरेचर लिखें, अपने यूनिक एक्सपीरियंस को लिखें, राइटिंग स्टाइल्स को एक्सप्लोर करें। तो अब हम इसमें देखते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ की एक कोट है कि वुमेन्स राइटिंग इज़ ऑलवेज फेमिनाइन, इट कैन नॉट हेल्प बीइंग फेमिनाइन, ऑल इट्स बेस्ट इट इज़ मोस्ट फेमिनाइन, the only difficulty lies in defining what we have mean by feminine। तो जो वर्जीनिया वुल्फ थी आप इसको ऐसे मानिए कि उन्होंने बहुत सारे विमेन राइटर्स को ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपना वर्क लिख रही हैं, और उन्होंने वर्जीनिया वुल्फ ने नोटिस किया कि जो एक वुमेन एक वर्क लिखती है ना वो हमेशा फेमिनाइन ही रहेगा। मतलब इसमें हम उनकी कोई हेल्प नहीं करते, मतलब एक फेमिनाइन, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, एक फेमिनाइन क्वालिटी उसमें झलक ही जाएगी। और जब उसमें
और अगर कोई वर्क बहुत अच्छा पाया गया है एक वुमेन का, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप फेमिनाइन देखेंगे क्वालिटी। यानी इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है कि जब एक वुमेन कुछ लिखती है तो कुछ अलग से ही हमको उसमें फेमिनाइन क्वालिटी देखने को मिल जाती है। वो एक नेचुरल ही आता है, जैसे एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को नेचुरल ही प्यार करती है। वो प्यार वो नेचुरल ही होता है, ना ही वो कहीं से सीखना पड़ता, वो एक नेचुरल आता है। ऐसे ही जो वुमेन की राइटिंग है उसमें फेमिनिटी नेचुरल ही आती है। और जब कोई वर्क बहुत अच्छा दिखता है, सामने आता है, तो उसमें फेमिनिन क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से शाइन करती हैं। यानी जैसे एक बच्चा बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तो उसमें पता चलता है कि उसकी माँ ने उसको किस तरीके की परवरिश दी है। ऐसे ही जब एक जो वर्क होता है, जब वो लोगों को पसंद आता है, तो उसमें पता चलता है कि मतलब जो फेमिनाइन क्वालिटी है वो भी उसकी चमकती है। जैसे एक बच्चा चमकता है, उसके साथ साथ उसकी माँ भी चमकती है। ऐसे ही जब एक कोई वर्क किसी का चमकता है, तो उसके साथ साथ जो उसकी फेमिनिन क्वालिटीज़ है वो भी चमकती है। तो वर्जीनिया वुल्फ आगे कहती है कि ओनली डिफ़िकल्टी तो ये है कि फेमिनिटी से, फेमिनाइन से इनका मतलब क्या है, ये सिर्फ डिफ़ाइन नहीं किया जाता एक लाइन में या किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक। यानी इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना पूरे तरीके से वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई सर्टेन, ये कुछ मतलब फेमिनाइन वर्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इसमें वुमेन्स की कुछ सर्टेन फीलिंग्स को दिखाया गया है, या फिर एक पर्टिकुलर स्टाइल को दिखाया गया है, या फिर एक सब्जेक्ट ही मैटर करता है। तो ये कुछ ऐसा ही है, यानी फेमिनाइन को डिफ़ाइन करना कि इसमें क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड लेडीज़ लिखती हैं, तो ये हम वर्ड्स में नहीं लिख पा सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ और अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर होती ही रहेगी। तो अगर आप फेमिनाइन किस टाइप का जॉनरा है इसको बिल्कुल कम्प्लीटली जानना चाहते हो, तो ये इस तरीके से ही होगा जैसे आप अपनी चोंच में जो मिस्ट होती है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी चोंच में कोई, मान लो कोई जैसे पक्षी कोई कीड़ा रखता है तो उसका पेट भरता है, लेकिन जब मिस्ट आप अपने मुंह में रखोगे तो गायब भी हो जाएगी और आपका पेट भी नहीं भरेगा, और आप कहोगे कि मैंने तो अपनी बीक में मिस्ट भरी हुई थी। तो एक और एग्जांपल हमारे पास है हेलेन सिक्सुक्स। अपने एक कोट है उनकी जिसमें वो कहती हैं कि एक फेमिनाइन प्रैक्टिस को डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ये एक ऐसी इम्पॉसिबिलिटी है जो हमेशा बनी ही रहेगी, क्योंकि ये जो एक फेमिनिन राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, इसको कभी भी हम थ्योरी में एक बार में लिख के नहीं दे सकते, ना ही हम इसको अच्छे से डिकोड कर सकते, ना ही अच्छे से उजागर कर सकते। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि फेमिनाइन वर्क एग्जिस्ट नहीं करता, फेमिनाइन प्रैक्टिस एग्जिस्ट नहीं करती। अब हेलेन सिक्सुक्स की एक और लाइन है कि मोर बॉडी हैंस मोर राइटिंग। तो ये इनके ऐसे द लाफ ऑफ द मेडूसा से ली गई है, इसको हम समझते हैं। देखिए, हेलेन सिक्सुक्स एक बहुत मशहूर लेखिका थी, और उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी ज़िंदगी, अपने अनुभव, अपनी भावनाओं और अपने शरीर से जुड़कर लिखना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि सदियों से पुरुषों ने ज़्यादा लिखा है, और उन्होंने महिलाओं की आवाज़ को अक्सर दबा दिया है। महिलाएं अपनी कहानियाँ खुलकर बता नहीं पाती थी। तो सिक्सुक्स ने कहा, ज़्यादा शरीर इसलिए ज़्यादा लेखन। इसका मतलब है कि जब महिलाएं अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगी, उनके अनुभवों को महसूस करेंगी और अपने शरीर से जुड़कर, तो उनके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। यह सिर्फ शारीरिक शरीर की बात नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के पूरे होने की, उनके सोचने के तरीके की, उनकी भावनाओं की बात है। यह एक तरह से महिलाओं के लिए आज़ादी का पैगाम था। उनका कहना था कि जब महिलाएं अपने अनुभवों को ईमानदारी से लिखेंगी, तो वे समाज की पुरानी सोच को चुनौती दे पाएंगी और अपनी पहचान बना पाएंगी। यह लेखन सिर्फ शब्द नहीं होंगे, बल्कि यह उनकी ताकत, उनकी खुशी और उनके संघर्ष की कहानी होगी। संक्षेप में इसका मतलब है कि महिलाओं को अपनी पूरी पहचान और अपने अनुभवों से जुड़कर लिखना चाहिए, ताकि वे अपनी आवाज़ उठा सकें और समाज में बदलाव ला सकें। तो इसमें हम देखते हैं मोनिक विटिग ने भी कुछ अपनी कोट्स लिख रखी है।
कि द वुमेन से द लैंग्वेज यू स्पीक पॉइजन्स योर glottis, tongue, palate, lips. They say the language you speak is made up of words that are killing you. They say the language you speak is made up of signs that rightly speaking designate what man have appropriated. इसको हिंदी में समझते हैं कि एक बहुत पुरानी दुनिया है। आप कोशिश इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि जैसे एक बहुत पुरानी दुनिया थी जहाँ शब्दों का राज था। तो इन शब्दों को सदियों से पुरुषों ने गढ़ा था। जैसे वे ईंट से घर बनाते हैं, हर शब्द, हर मुहावरा, हर कहानी उनके नज़रिए से बनी थी। तो इस दुनिया में औरतें रहती थी। जब वे बोलने की कोशिश करती तो उन्हें अजीब सा महसूस होता, जैसे कोई जहर उनके गले में, उनकी जीभ पर, उनके तालू पर, उनके होठों पर फैल रहा है। उन्हें लगता ये शब्द जो हम बोल रहे हैं ये हमें ही मार रहे हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि ये भाषा जो उन्हें बचपन से सिखाई गई थी असल में उनकी अपनी नहीं थी। यह ऐसा संकेतों और अर्थों से बनी थी जिस पर पुरुषों का कब्जा था। पुरुषों ने हर चीज़ को अपने हिसाब से नाम दिया था, अपने हिसाब से अर्थ दिए थे। जैसे अगर किसी ने एक खूबसूरत फूल देखा और उसे शक्तिशाली कहा तो औरतें उस फूल को कोमल कहना चाहती थी, पर उनके पास वो शब्द नहीं थे जो उनकी भावनाओं को पूरी तरह बयां कर सके। यह ऐसा था जैसे किसी ने उनके मुंह पर एक पर्दा डाल दिया हो और उन्हें सिर्फ उसी पर्दे के छेद से बोलने की इजाज़त हो। उनकी अपनी आवाज़, उनकी अपनी सच्चाई उस पर्दे के पीछे दबकर रह जाती थी। उन्हें लगा यह भाषा हमारी आवाज़ को दबा रही है, हमें चोट पहुंचा रही है। यह वो भाषा नहीं है जो हमें सच में आज़ादी दे सके। तो ये हमें बताता है कि ये चीज़ हमें बताती है कि कैसे भाषा सिर्फ विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह शक्ति और नियंत्रण का एक औजार भी होती है। औरतों को लगा कि इस पुरानी पुरुष प्रधान भाषा को छोड़कर उन्हें अपनी एक नई आज़ाद भाषा बनानी होगी, जहाँ वे बिना किसी रोक टोक के अपनी सच्चाई, अपने अनुभव, अपनी भाषाओं को व्यक्त कर सके। वे एक ऐसी भाषा चाहती थी जो उन्हें मार नहीं रही थी, बल्कि उन्हें जिंदगी दे रही थी। अब आगे जो क्रिश्चियन रोसफोर्ड है, उन्होंने कुछ उनकी कोटेशन देखते हैं। उन्होंने कहा कि आई कंसीडर वुमेन्स लिटरेचर एज अ स्पेसिफिक कैटेगरी, नॉट बिकॉज ऑफ बायोलॉजी बट बिकॉज इट इज़ इन अ सेंस द लिटरेचर ऑफ द कॉलोनाइज्ड। तो इसको कुछ ऐसे समझे कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और पुराना शहर था जहाँ साहित्य का एक विशाल महल था। इस महल में अनगिनत किताबें थी और लोगों का मानना था कि कुछ किताबें पुरुषों द्वारा लिखी गई थी और कुछ महिलाओं द्वारा लिखी गई थी। ज़्यादातर लोग सोचते थे कि महिलाएं अलग तरह से लिखती है क्योंकि वो बायोलॉजिकली अलग होती है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। पर शहर में एक समझदार लेखिका रहती थी जिसका नाम था क्रिस्टियन रेशफोर्ड था। उन्होंने इस आम धारणा पर सवाल उठाया। उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ इसलिए अलग हैं क्योंकि वे महिलाएं हैं, बात कुछ और गहरी है। क्रिस्टियन ने गौर किया कि इस महल में कई हिस्से थे। कुछ हिस्से बड़े और रोशन थे जहाँ की कहानियाँ और भाषा हमेशा पुरुषों की बातों से भरी होती थी। पुरुष राजा, पुरुष योद्धा, पुरुष विचारक, सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। औरतों की कहानियाँ अगर थीं भी तो अक्सर छोटे अंधेरे कोनों में सिमटी हुई रहती थी, जहाँ उन्हें पुरुषों की कहानियों के बगल में बस एक छोटी सी हिस्से के रूप में देखा जाता था। सो क्रिस्टियन ने सोचा कि यह तो ठीक वैसा ही है जैसा किसी देश पर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया हो। उन्होंने कल्पना की कि एक दूर का खूबसूरत देश था जहाँ के लोगों पर एक ताकतवर बाहरी शक्ति ने राज किया था। उस बाहरी शक्ति ने उस देश की ज़मीन, उसके संसाधनों और यहाँ तक कि उसकी कहानी और उसके भाषा पर भी कब्जा कर लिया था। जब इस कब्जे की हुए देश के लोग अपनी कहानियाँ लिखते थे तो वे सिर्फ कहानियाँ नहीं होती थी, वे उनकी पीड़ा, उनकी आज़ादी की चाह, उनकी दबी हुई आवाज़ और इस कब्जा करने वाले के खिलाफ उनके संघर्ष की गूंज होती थी। उनकी कहानियाँ एक विशिष्ट श्रेणी बन जाती थी क्योंकि वे गुलाम बनाए गए लोगों की कहानियाँ थीं जो अपनी पहचान वापस पाने के लिए लिख रहे थे।
तो क्रिस्टियन रेशफोर्ड ने कहा, महिलाओं का साहित्य भी ठीक वैसा ही है। उन्होंने समझाई, हम महिलाएं भी सदियों से एक पुरुष प्रधान समाज द्वारा गुलाम बनाई गई हैं। हमारी आवाज़ों को दबाया गया है, हमारी कहानियों को कम आंका गया है, हमें दूसरा समझा गया है। हाँ, जब हम लिखती हैं तो हमें सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त करती, बल्कि हम उस ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं। हम अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपने अनुभवों को उस स्थापित व्यवस्था के खिलाफ जाकर फिर से परिभाषित करते हैं। तो क्रिस्टियन रेशफोर्ड ने कहने का मतलब था कि महिलाओं का साहित्य इसलिए खास नहीं क्योंकि वे महिलाएं बायोलॉजिकल रूप से अलग हैं, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि यह उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सदियों से एक औपनिवेशिक स्थिति, कॉलोनाइज स्टेटस का सामना किया, जहां उनकी आवाज़, उनकी सोच, उनके अनुभव को दूसरों ने दबाया या परिभाषित किया है। यह साहित्य उस दमन के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरोध और आत्म अभिव्यक्ति